नमस्कार। वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे द्वारा आरएएस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपके लिए कराई जा रही है और आरएएस परीक्षा का जो पैटर्न होता है उसमें आरएएस मुख्य परीक्षा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। प्रारंभिक परीक्षा आपके लिए क्वालिफाइंग होती है, मुख्य परीक्षा में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है और ज़्यादातर विद्यार्थी इस आंसर राइटिंग के बारे में अधिक नॉलेज नहीं रखते हैं। वैसे तो हमारे द्वारा अभी 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर यानी जैसा कि आरएएस एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस तरीके के पैटर्न पर आंसर राइटिंग अपने जो एप्लीकेशन में विद्यार्थी हैं उनके लिए शुरू की जा चुकी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है कि सर आरएएस मेंस में जो आंसर राइटिंग होती है वो किस तरीके से करनी है और उस आंसर राइटिंग से रिलेटेड जितने भी आपके सवाल होते हैं उन सभी सवालों को मैं यहाँ पे आपके लिए जवाब देने वाला हूँ। जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, आपको जीरो लेवल से और बिल्कुल हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा आपने पहले आंसर राइटिंग नहीं की है, लेकिन आई गारंटेड यू कि ये पूरा लेक्चर देखने के बाद में आपको आंसर राइटिंग की बेसिक्स चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको खुद को मोटिवेशन फील होगा आंसर राइट करने के लिए और हमारे द्वारा जो आंसर राइटिंग की जो वहाँ पे प्रैक्टिस चलाई जा रही है उसमें आप पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। ओके, तो इसमें क्या हम कवर कर रहे हैं इस आंसर राइटिंग विशेष में, सर्वश्रेष्ठ उत्तर लेखन कला जो ये अपना टॉपिक नाम रखा है मैंने, उसमें सबसे पहली बात तो कि आरएएस मेंस परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न पूछे जाने से पहले सिलेबस को रिवाइज करना होगा हमें। अपने द्वारा प्री का और मेंस का सिलेबस अलग अलग वीडियो बनाई जा चुकी हैं, बट मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी एग्जाम हो उसकी शुरुआत की 25 से 30% लड़ाई आप तब जीत जाते हो जब आप उसका सिलेबस याद कर लेते हो। आरएएस मुख्य परीक्षा का मैं सिलेबस आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं ओवरव्यू में 5 मिनट में आपको समझाने वाला हूँ। फिर प्रश्नों के प्रकार और प्रश्नों की संख्या, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि 2 नंबर वालों में कितनी लाइन में लिखना होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, 5 नंबर वालों में इस तरीके के आपके सवाल होंगे। तो एक बेसिक शुरुआत करेंगे सिलेबस से, प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के प्रकार। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है अपने इस लेक्चर का कि उत्तर लिखने की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए। ठीक है, देखो कोई भी उत्तर लिखना वो है ही प्रोसेस, लेकिन सबसे पहले आपको उत्तर को समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे सटीक रूप से समझने की तरीका मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद में रूपरेखा कैसे तैयार करनी होती है, ड्राफ्ट कैसे बनाना होता है और उत्तर कैसे लिखना होता है, ये हम कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा। 3 घंटे होते हैं, राइटिंग करनी होती है और 50 के आसपास सवाल होते हैं और बड़े बड़े सवाल भी होते हैं उसमें, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे ये यूज करेंगे। उसके अलावा मैं एक बोलता हूँ हमेशा, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, हमेशा चीज़ों को साधारण सरल बना के रखो। तो उसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ अपना प्रिंसिपल क्या है। अब ये सारी चीज़ें जब समझ जाओगे तो आप बोलोगे सर हमें ओल्ड ईयर्स की कॉपी देखनी है, कहाँ मिलेंगी, तो वो आपको मैं पूरा बता देता हूँ और टॉपर्स की भी कॉपी कहाँ मिलेंगी वो भी आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए जो पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है, इस पीडीएफ में सारे टॉपर्स की भी कॉपी लगाई हुई है, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं और हमारे द्वारा जो मॉडल आंसर कराए जा रहे हैं वो भी आपके लिए कराए जा रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आज सवाल होते हैं आपके, उन सब के बारे में मैं बता दूंगा। और इम्पोर्टेंट हमारे द्वारा आपके लिए आंसर राइटिंग में किस तरीके से हेल्प की जा रही है और किस तरीके से न्यू इंडिया नव भारत निर्माण जो अपना आरएएस एग्जाम की दृष्टि से किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली बताऊं, अपने द्वारा राजस्थान में सबसे बेस्ट मैटर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। हम ये नहीं कहते कि हमेशा ही कि हम ही सबसे बेस्ट करा रहे हैं, बट हमारे द्वारा कोशिश ये है कि बाकी जितने भी हैं जो आपसे 70,000 80,000 रुपये फीस ले रहे हैं उन सबसे अच्छा ये आपको मिनिमम प्राइस में, मिनिमम प्राइस यानी कि आप ये मान के चलिए आप कहीं किसी कोचिंग में पैर घुसने नहीं देंगे आपको, उतने से कम प्राइस में तो हमारे यहाँ पे पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जहाँ डेमो क्लास लेने के लिए आपको 4-5 हज़ार देने पड़ते हैं, यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कोर्स आपको मिनिमम प्राइस में दिया जा रहा है। ओके, तो अपना एप्लीकेशन है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। उसके अलावा अगर आप iOS यूजर हैं तो माई इंस्टीट्यूट करके एक एप्लीकेशन है, वो आपको डाउनलोड करना होगा, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड TECHA लगाना होगा। फिर भी अगर आपको iOS यूजर है कोई प्रॉब्लम होगी तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर है उन पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं। ओके, एंड लास्टली हम जाते जाते आपके जितने भी फ्रिक्वेंटली सवाल होंगे उनसे
आंसर देंगे कि सर शब्द सीमा का कैसे पता चलेगा, लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, एग्जामिनर क्या हर शब्द पढ़ता है, क्या पूरा आंसर देखता है एग्जामिनर, क्या हैंडराइटिंग मैटर करती है, अच्छी हैंडराइटिंग से नंबर बढ़ जाते हैं क्या, सर चित्रों, डायग्राम, फ्लोचार्ट का उपयोग कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो फिर कब और कहाँ कैसे यूज किया जाना चाहिए, हिंदी माध्यम वाले इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में नहीं होते, सिर्फ इंग्लिश में होते हैं, तो क्या सर हम हिंदी माध्यम वाले हैं और उन शब्दों को इंग्लिश में लिख दें तो चलेगा। एग्जाम की शुरुआत में पूरा प्रश्न पत्र देखना चाहिए क्या, प्रश्न दोनों भाषा में पढ़ना चाहिए क्या, क्या सभी सवाल जो है वो सॉल्व करने चाहिए, पहले कौन से सवाल सॉल्व करने चाहिए, पुछल्ले शब्दों का मतलब क्या होता है, अच्छा उत्तर कैसे लगाएं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टेस्ट सीरीज कैसे और कहाँ ज्वाइन करें, ये सारी चीज़ जो है वो आपको यहाँ मिलने वाली है। कट ऑफ भी आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ओके, और हमारे द्वारा आपके लिए प्री मेंस पूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें प्री का पूरा सिलेबस कवर है, मेंस का पूरा सिलेबस कवर होगा, हिंदी इंग्लिश का पेपर 4 कंप्लीट हो चुका है उसके अंतर्गत, प्री का भी 60 से 70% कोर्स कवर हो चुका है, 1.5 साल की वैलिडिटी है, एक बार पेमेंट करने के बाद में आपको अगले 1.5 साल तक एक भी पैसा नहीं देना होगा, यानी जब तक आपका मेंस का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा। प्री की टेस्ट सीरीज भी है और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपना आरएस मेंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था आरएस मुख्य परीक्षा का 800 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, और उसके बाद में इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, तो 800 प्लस 100 कुल मिला के 900, ये आपकी फाइनल रैंक और फाइनल मेरिट डिसाइड करते हैं, जिससे आपको क्या पोस्ट मिलने वाली है इस बात का पता चलता है। प्रीलिम्स लेवल में 200 नंबर के सवाल आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। आप 90 नंबर या 100 नंबर ले आते हो तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई है, प्रीलिम्स के आपके फाइनल रैंक में मार्क नहीं जुड़ने वाले हैं, तो आपको आरएस मेंस का पूरा सिलेबस जो है वो रटा हुआ आना चाहिए उंगलियों पे। ठीक है, मैंने बताया आरएस मेंस में 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में पहला GS1, दूसरा GS2, तीसरा GS3 और पेपर 4 बोलते हैं उसे, जो GS4 बोलने के बजाय पेपर 4 बोलते हैं उसे, क्योंकि वो GS नहीं है, जनरल स्टडीज नहीं है, वो है अपना हिंदी और इंग्लिश यानी लैंग्वेज वाला पेपर है। तो पेपर 4, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 शुरू होकर 3 है वो जनरल स्टडीज में। जनरल स्टडीज के पेपर 1 की बात करें तो इसे हम 3 जो है खंड्स में बांट सकते हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड सोशलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, एक साथ में मिलकर के बोलेंगे ना। ठीक है, तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। यूनिट 1 को हमने बांट दिया इतिहास के लिए, यूनिट 2 हमने दे दी इकोनॉमिक्स के लिए, और यूनिट 3 समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन, अंकेक्षण इनके लिए दे दी। ठीक है, इतिहास के 75 मार्क्स में अगर इनको फिर सब यूनिट में डिवाइड करेंगे तो राजस्थान हिस्ट्री से पिछली बार के जो मैं बता रहा हूं तो 24 नंबर के सवाल आए थे, इंडिया हिस्ट्री से 39 नंबर के आए थे, वर्ल्ड हिस्ट्री से 12 नंबर के आए थे। वर्ल्ड हिस्ट्री का मैं लेक्चर सीरीज कंप्लीट करा चुका हूं आरएस एग्जाम के हिसाब से। आई गारंटेड यू अगली बार जितने भी नंबर के सवाल आए, 12 नंबर के या 15 नंबर के, मैंने जो लेक्चर सीरीज कराई है वर्ल्ड हिस्ट्री वाली उसी में से ही आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, 100% उससे बाहर नहीं आएंगे, ये श्योरिटी के साथ मैं बता रहा हूँ। और सिर्फ 10 घंटे में वो लेक्चर सीरीज मैंने कराई हुई है, क्योंकि हम PDF वहीं साथ में प्रोवाइड करा देते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ता, तो इसलिए आपका टाइम बहुत सारा सेव हो जाता है। अगर मैं उसे बोल के लिखाता तो 10 घंटे की जगह वहाँ 30 घंटे भी हो सकते थे, क्योंकि उसमें कम से कम 2.5 गुना टाइम वेस्ट हो जाता है। ओके, तो वर्ल्ड हिस्ट्री अपनी हो चुकी है, राजस्थान हिस्ट्री अपनी एप्लीकेशन पे कंप्लीट हो चुकी है, उसका रिवाइज मेरे द्वारा एज ए क्रैश कोर्स कराया जाएगा प्रीलिम्स एग्जाम से पहले। ओके, इंडियन हिस्ट्री का हमारे द्वारा क्रैश कोर्स कराया जा चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री मेरे द्वारा फुल कोर्स लेके आई जाएगी, उसके अलावा बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वहाँ पे डाली गई हैं। हम जो टारगेटेड टेस्ट सीरीज करा रहे हैं उसमें हम फोकस कर रहे हैं पर्टिकुलर पर्सनालिटीज पे, लाइक महात्मा गांधी पे हमने फोकस किया है। महात्मा गांधी को कवर कर लेना अपने आप में आरएस मुख्य परीक्षा में 30 से 40 नंबर के सवाल गेन कर लेना होता है, क्योंकि महात्मा गांधी हिस्ट्री में भी आता है, उसके अलावा एथिक्स में भी आता है, उसके अलावा कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में या पॉलिटी वाले चैप्टर में भी आ जाता है। तो हमारे द्वारा जो टारगेट टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसमें इंडियन हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आप कवर कर लोगे उस तरीके से। ओके, तो यूनिट 1 हुई हिस्ट्री, राजस्थान का, भारत का और वर्ल्ड का कराई जा चुकी है, राजस्थान की कराई जा चुकी है, इंडिया की भी जितनी हमने करा दी है उसमें से ज्यादातर सवाल आ जाएंगे, बट मॉडर्न हिस्ट्री में फुल कराऊंगा अभी। ओके, उसके बाद में इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक और राजस्थान इकोनॉमिक। राजस्थान की इकोनॉमी कराई जा रही है
वर्ल्ड और इंडियन इकोनॉमी, इन दोनों के लिए बिगिनर लेवल की लेक्चर सीरीज मेरे द्वारा कराई जा चुकी है। अब मैं इसे प्रो लेवल की शुरू करने वाला हूं। बिगिनर लेवल की इसलिए लेक्चर सीरीज कराई क्योंकि इकोनॉमिक्स से ज्यादातर स्टूडेंट का कोई वास्तव नहीं होता है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है तो आपने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो सेंसेक्स, शेयर, जीडीपी, ये सब आपके लिए कुछ अलग ही अटपटे शब्द लगते होंगे। तो इसलिए बिगनर लेवल में मैंने इमेजेस का यूज करते हुए सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको वहां पे समझाया है। अब हम प्रो लेवल में जाएंगे और प्रो लेवल में हम पूरी माइन्यूट डिटेल में जाएंगे और आईएएस लेवल की आपकी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। मे बी 35 से 40 घंटे की वो लेक्चर सीरीज होगी, तो वो प्रो लेवल की जो होगी लेक्चर सीरीज रहेगी। ओके, तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें कवर हो जाएंगी। राजस्थान इकोनॉमी विक्रम सर के द्वारा जो है आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। यूनिट 3 समाजशास्त्र, प्रबंधन, लेखांकन और अंकेक्षण, इनके लिए 20-20 मार्क्स के जो है वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। सोशोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। देखो अपना मेन उद्देश्य यहाँ पे जो है आंसर राइटिंग पे है, तो मैं सिलेबस पे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ बस इसमें, ठीक है। तो GS1 के 3 पार्ट मैंने बता दिया, हिस्ट्री वाला, इकोनॉमिक्स वाला, सोशोलॉजी, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट वाला। GS2 में हम देखते हैं एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी, ये 3 यूनिट हो जाती हैं। एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट मेरे द्वारा कराई जाएगी प्रीलिम्स और मेंस लेवल की, एंड आई गारंटेड कि प्रीलिम्स और मेंस लेवल में जितने भी सवाल आएंगे मोस्ट ऑफ दी 90 से 95% अपनी लेक्चर सीरीज में से ही आ जाएंगे, तो वो आप यूजफुल तरीके से वहाँ देख पाएंगे। ओके, एथिक्स, ठीक है, 65 नंबर की आएगी। एथिक्स को हम प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद में आपकी कवर कराएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में ही एथिक्स कराएंगे, एथिक्स में कराऊंगा। ओके, ज्योग्राफी, विश्व, भारत एवं राजस्थान ज्यादातर कंप्लीट हो गया। राजस्थान तो कंप्लीट हो ही चुका है, विश्व का और भारत का क्रैश कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ साथ में हम एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी शुरू कर चुके हैं, तो एनसीईआरटी में से आप खुद भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट वहां पे मिल रहा होगा। तो GS2 कंप्लीट हुआ जिसमें एथिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी आपकी हो चुकी है। ओके, उसके बाद में अपना GS3 के 3 पार्ट हैं, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साथ में इंटरनेशनल रिलेशन, इसका भी एक पूरा भाग है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेशों से भारत के किस तरीके से कूटनीतिक रणनीतिक संबंध रहते हैं, वो वाला टॉपिक। उसके बाद में यूनिट 2 में अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी आपकी RS प्री एग्जाम होने के बाद भी कराई जाएगी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 65 नंबर्स की आती है। ओके, उसके बाद में यूनिट 3 में खेल, योगा, व्यवहार एवं विधि, इसके सब यूनिट हो गए 3। खेल योगा 20 नंबर की, व्यवहार 20 नंबर का और विधि ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के बाद में कंप्लीट कराए जाएंगे। हिंदी पेपर 4 में हिंदी 120 मार्क्स की कंप्लीट कराई जा चुकी है और इंग्लिश 80 मार्क्स की कंप्लीट कराई जा चुकी है। तो आप इन टॉपिक्स को तो अभी से कंप्लीट कर लें। याद रखना मेंस में पेपर 4 आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट। बाकी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं उनमें हो सकता है बाकी विद्यार्थियों के बराबर नंबर आए, लेकिन पेपर 4 इसलिए सबसे पहले हमने कंप्लीट करा दिया कि हिंदी और इंग्लिश को अभी से आप 3 या 4 बार रिवाइज कर लो, ताकि आपके वहाँ एग्जाम में 200 में से 120 130 नंबर आ जाएं। अगर आप 120 और 130 नंबर लेके आते हैं तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। याद रखना बाकी जितने भी हैं GS3, GS2, GS1, उनमें अगर आपके 80 90 100 नंबर भी आते हैं ना तो बहुत बड़ी बात होती है। उसमें 80 90 और 100 नंबर आते हैं, लेकिन आप पेपर 4 में आप 120 भी ला सकते हो, आप 130 भी ला सकते हो, इवन इफ आप 150 तक भी पहुंच सकते हो। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो रोल निभाएगा वो पेपर 4 है, जो आपकी रैंक को बढ़ाएगा। तो पेपर 4 को अभी तक हमारे द्वारा कंप्लीट कराया जा चुका है, तो उसको आप जो है जितना हो सके उतना रिवाइज करते रहना। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। ये 2018 वाली जो एग्जाम हुआ था उसका स्कीम RPSC के द्वारा दिया गया था। बोले कि 2 नंबर वाले पेपर 1 में 25 सवाल आए थे, पेपर 2 में 15 सवाल आए थे और पेपर 3 में 25 सवाल आए थे 2 नंबर वाले। 5 नंबर वाले पेपर 1 में 16 सवाल थे, पेपर 2 में 14 सवाल थे और पेपर 3 में 16 सवाल थे। 10 नंबर वाले पेपर 1 में 2 सवाल थे, पेपर 2 में 10 सवाल थे और पेपर 3 में जो थे वो 7 सवाल थे, ठीक है। 2 नंबर वाले में आपको 20 शब्दों में लिखना होता है और 20 शब्दों का मोटा मोटा आप ये मान लीजिए 2 लाइन में लिखना होता है, ठीक है। 5 नंबर वालों में आपको 50 शब्दों के आसपास लिखना होता है और उसका मतलब हुआ मोटा मोटा 5 लाइन में। अब देखो RPSC ने आपके लिए एक चीज और अच्छे से क्लियर कर दी, और वो क्या अच्छे से क्लियर की, उन्होंने कैप को डिसाइड कर दिया और लाइनिंग भी फिक्स कर दी।
ठीक है। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन एक जगह पे लिख दिया और खाली ब्लैंक आपको दे दिया और उस पर आप जो है वो लिखते रहो। उन्होंने 2 नंबर का अगर क्वेश्चन दिया है तो उसमें 2 लाइन छोड़ के अगला सवाल दे दिया, ताकि आप वहां 2 लाइन से ज्यादा कुछ लिख ही नहीं सकोगे। 5 नंबर का अगर दिया है तो 5 लाइन का गैप छोड़ के अगला सवाल दे दिया, 5 लाइन से आप ज्यादा लिख ही नहीं सकोगे। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने शब्दों में पूछा है उतने में ही आपको आंसर लिखना है। आपसे अगर कोई 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछे हैं और 2 नंबर का सवाल है तो आपको 2 नाम लिख दीजिए, बस कोई भी, महात्मा गांधी जी लिख दीजिए और साथ साथ में सुभाष चंद्र, कोई भी 2 नाम लिख दीजिए। आप अगर ये सोचें कि मैं 5 नाम लिख दूंगा, 10 नाम लिख दूंगा तो मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, नहीं। जो 2 नाम लिखेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, जो 10 नाम लिखेगा उसको भी 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि जो पूछा है वही लिखना है। यही अपने आंसर राइटिंग की विशेष बात है जिसे हम देखने वाले हैं, बट उससे पहले बेसिक चीजों को क्लियर कर रहे हैं। ओके, कट ऑफ की बात कर लें तो 2013 में 352 पे कट ऑफ गई थी जनरल की, 2016 में 327 पे कट ऑफ गई थी जनरल की, और 2018 में करीब करीब 300 के आसपास में कट ऑफ जो है वो जाने वाली है। ठीक है, 2013 वाले एग्जाम में पेपर सेकंड जब था उसमें मैथ का पार्ट होता था, मैथ का पार्ट होता था। ठीक है, और धीरे धीरे उस मैथ वाले पार्ट को हटा दिया। तो पहले क्या होता था, मैथ वाले पार्ट के कारण जो मैथ साइंस के स्टूडेंट थे उनके पेपर 2 में 140 150 नंबर आ जाते थे, तो यहाँ पे ये बढ़ गया। ओके, अभी मैथ का पार्ट बिल्कुल हटा दिया गया है, तो और पेपर भी कठिन दिया जाने लग गया है। पहले क्या होता था, बहुत सरल पेपर आता था, अभी थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न की तरफ बढ़ती जा रही है आरपीएससी, और अच्छा किया जा रहा है क्योंकि बच्चे को नॉलेज गेन होनी चाहिए और बच्चा एक आरपीएससी लेवल या एक अधिकारी लेवल की सोच रखने वाला होना चाहिए, तो ये काफी अच्छा किया जा रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप देखना चाहें तो ये बेसिक तरीके से अपनी पीडीएफ में आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 327 गई थी 2016 में, टीएसपी के लिए जनरल में 313 गई थी, एससी के लिए 295 गई थी, एसटी के लिए 309 गई थी कट ऑफ। ठीक है, ओबीसी के लिए 327 गई थी कट ऑफ। ओके, उसके अलावा अगर आप हैंडीकैप्टेड हैं या एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए 247 पे कट ऑफ गई थी मेंस की। ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन सबसे ज़्यादा हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए 5% रिजर्वेशन है आरएस एग्जाम में। ठीक है, और पहले तो क्या होता था, एलाइड सर्विसेज में होता था, अब तो प्रॉपर पोस्ट में 5% जो है वो एक्स सर्विसेज का, एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिजर्वेशन है। तो आप देख लीजिए, एक्स सर्विसमैन जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, आप 800 में से 247 लेके आ रहे हैं तो आप इस तरीके से क्लियर कर लेंगे। ओके, और अगर हम जैसा करा रहे हैं उसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो आप 50% मार्क्स लेके आओगे, 400 तक भी लेके आओगे, तो आप अच्छे तरीके से जनरल में भी क्वालिफाई कर जाओगे। ओके, ये स्पोर्ट्समैन वगैरह इनका बताया हुआ है, आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके कैटेगरी वाइज देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज और आपके लिए दिखा देता हूँ, जो टॉपर्स रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं ये 2016 के टॉपर्स हैं। ठीक है, उन टॉपर्स के GS1, GS2, GS3, GS4 और इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए और फाइनल कितने मार्क्स हुए, ये आप देख लीजिए। ठीक है, पहली रैंक वाले जो टॉपर हैं उनके GS1 में 104 हैं, GS2 में 119 हैं, GS3 में 90 हैं और GS4 में 110 हैं। कुल मिला के उनके रिटर्न में कितने आए, 423 नंबर आए, और इंटरव्यू में उन्हें 70 नंबर मिले, तो उनका टोटल हुआ 493 और इनकी फर्स्ट रैंक रही। दूसरे वाले की देखते हैं, इनका पहले पेपर में 93 आए, दूसरे में 116 आए, तीसरे में 102, चौथे में 101, कुल मिला के रिटर्न में इनका हुआ 412। इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे नंबर आए, 81 नंबर आए, तो इनका टोटल हुआ 493 और इनकी रैंक जो रही वो रही अपनी सेकंड। अब दोनों इक्वल हैं, तो रैंक डिसाइड करने का जो होता है वो एज के हिसाब से होता है, जो उम्र में बड़ा है उसे पहली रैंक दे दी। अगर ये 495 होते तो इस तरह इनकी रैंक ऊपर आ जाती, 494 होते ही। ओके, उसके अलावा ये यहाँ पे अलग अलग टॉपर्स के दिखे हुए हैं। देखिए, आप इंटरव्यू में देख सकते हैं ज्यादातर को 60 से 70 के आसपास में जो मार्क्स मिल रहे हैं, इवन 80 तक भी मिल रहे हैं। ओके, लेकिन मोर इंपॉर्टेंट रोल कहाँ रहने वाला है, जो आपके हाथ में है वो है आपका मेंस में आपके आंसर राइटिंग सबसे इंपॉर्टेंट। जितने आप मेंस में मार्क्स ले लोगे वही आपकी फाइनल रैंक डिसाइड कर देगी। ठीक है, इंटरव्यू में 60-70 के आसपास में एवरेज रहता है ज़्यादातर के लिए, और हमारे द्वारा इंटरव्यू के लिए भी आपकी हेल्प की जाएगी जितना हो सकेगा उतनी। ठीक है, तो ये आगे आप जो है मेंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो इस पर ही आपको फोकस करना है। ओके, अब आता है वही बात जो अब बता चुका हूँ, प्रश्नों की प्रकृति, 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, और एक हिंदी में 20 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो निबंध वाला आता है, सिर्फ हिंदी में आता है। देखो, क्वेश्चन के टाइप देखते हैं और उनके आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 मार्क्स वाले ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन में जो पुरानी ईयर्स में पूछे गए हैं वही निकाल के लाया हूं मैं यहाँ पे।
सवाल है, अकबर के काल में लिखे गए 2 फारसी ग्रंथों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 फारसी ग्रंथों के नाम लिखने हैं जो अकबर के काल में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो रब्जनामा। ठीक है, ये एक्चुअली में महाभारत का उनका अनुवाद था। उसके अलावा अकबरनामा, अकबरनामा। ठीक है, इसके अलावा आपको इनके लेखकों के नाम भी नहीं लिखने हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन उन्होंने जो सवाल पूछा है वही लिखोगे आप। ठीक है, अकबर काल में लिखे 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए, बस ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा आप इनका चाहो तो इनके लेखक कौन है ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अकबरनामा के अबुल अल फजल हैं और रब्जनामा के बदायून भी। ओके, जो भी है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अगला सवाल, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, किस दल का गठन किया। अब ये सवाल में 2 मार्क्स का है और 2 सवाल पूछ लिए। किसे कहा जाता है, बोले कि सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, आप सीधा इतना लिखो, पहला पॉइंट लिखा हो खान अब्दुल गफ्फार खान, किस दल का गठन किया। दूसरा लिख दो आप पॉइंट के रूप में खुदाई खिदमतकार। ठीक है, खुदाई खिदमतकार, क्योंकि इन्होंने इस दल का गठन किया। उसके अलावा आप ये भी मत लिखो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पूरा लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 2 पॉइंट लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिख सकते हो। आंसर में आपका जो पेन होगा वहां पे ब्लू इंक का होगा। ओके, आप लिख सकते हैं खान अब्दुल गफ्फार, गफ्फार खान। ठीक है, ये इनका नाम हो गया। और कौन सा दल, खुदाई खिदमतकार। ठीक है, ये इनका दल होगा। बस इतना लिखते ही आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखना, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको 2 नंबर पूरे मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि उनमें डायरेक्ट सवाल होता है। 5 नंबर वाले में आपके थोड़े से मार्क्स कटेंगे, 10 नंबर वाले में आपको कभी भी 10 नंबर नहीं मिलते हैं। मिल सकते हैं तो हिंदी में मिल सकते हैं, जो लेटर वगैरह होता है उसमें मिल सकते हैं। तो वहां पे क्या है कि आप अच्छा लेटर लिखते हैं, वो सारी चीजें जमा के लिखते हो तो 8 या 9 नंबर भी देते हैं। 10 नंबर वाले मार्क्स में कभी भी आपको पूरे 10, 9, 8 तक भी नहीं मिलते हैं। आप कितना भी अच्छा लिखो तो भी 7.5 से ऊपर ज़्यादातर कंडीशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मोस्ट चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करनी है। जैसे कि अगला सवाल यहाँ हरित क्रांति का अवसाद क्या है, चलो ये सवाल हम थोड़ी सी देर बाद में देखेंगे। पहले हम उत्तर लिखने की प्रक्रिया समझ लेते हैं। जब ये उत्तर लिखने की प्रक्रिया समझ लेंगे तो आप उत्तरों को किस तरीके से आंसर देंगे वो आसानी से कर सकते हैं। देखो, प्रश्न को सबसे पहले आपको सटीक रूप से समझना होता है। जो प्रश्न है उसे आप क्लियरली पढ़ो, उसमें लिखा क्या है, यानी पूछना क्या चाह रहा है वो। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में जो पूछना चाह रहा है उसे नहीं लिखते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम पढ़ा और महात्मा गांधी के बारे में लिखने लगे। ठीक है, जो पूछना चाह रहा है उस चीज को लिखना इंपॉर्टेंट है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि बीच में नहीं शब्द जुड़ा हुआ होता है, नहीं शब्द या पुछल्ले शब्द होते हैं, आलोचनात्मक शब्द होता है। इस तरीके से पुछल्ले शब्द मैं यहाँ पे बता दूंगा। पुछल्ले मतलब होता है कि जब आपका सवाल लिखा हुआ आता है तो उसमें पीछे की साइड में विश्लेषणात्मक टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए, तुलना कीजिए, विवेचना कीजिए, इस तरीके के शब्द होते हैं। उन शब्दों को समझना भी सटीक रूप से प्रश्न को समझना कहलाता है। ओके, प्रश्न को सही से पढ़ना, पुछल्ले शब्दों को देखना और बीच में कहीं नहीं, क्यों, क्या, इस तरीके के शब्द लिखें तो उन सबको एक जगह पे आपको देखना होता है। तो पहले प्रश्न को आप बारीक तरीके से पढ़िए, क्या पूछना चाह रहा है सवाल में, ये ध्यान रखिए। अभी कुछ दिन पहले बच्चों से हमने आंसर राइटिंग कराई, तो उसमें हमने महात्मा गांधी के रिगार्डिंग कुछ आलोचनात्मक बिंदु लिखे इस तरीके से, लेकिन बच्चों ने जो है वो महात्मा गांधी के बारे में लिख दिया इस तरीके। लेकिन पुछल्ले शब्द इंपॉर्टेंट है, तो यानी सवाल को समझना इंपॉर्टेंट है। तो पहले आपको सटीक रूप से समझना होता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, ये देखें सवाल में कहीं नकारात्मक शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, कहीं एक से ज्यादा सवाल तो नहीं पूछे। अगर एक से ज्यादा सवाल पूछे हैं, जैसे क्या है, क्यों है, कैसे है, कहाँ है, तो इन सब के ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, क्या का आंसर अलग देना होगा, कैसे का आंसर अलग देना होगा, क्यों का अलग देना होगा, कहाँ का अलग से देना होगा। उसके बाद में पुछल्ले शब्दों को समझना होता है प्रश्न को सटीक रूप से समझने में। बोले आलोचनात्मक, व्याख्यात्मक, इस तरीके के पुछल्ले शब्द होते हैं। पुछल्ले शब्दों को समझ लेते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता है, अनुवाद में समस्या होती है। मोस्टली क्या करते हैं पेपर वाले, आरएएस एग्जाम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती, यूपीएससी में ऐसा प्रॉब्लम होती है। वहां पे क्या होता है, पेपर जो सेट किया जाता है वो इंग्लिश मीडियम में सेट किया जाता है और उसे गूगल ट्रांसलेटर की मदद से हिंदी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब गूगल ट्रांसलेटर का मतलब आपको पता ही है कितना बुरा ट्रांसलेट करता है। तो वहां पे शब्दों का मतलब बहुत बुरा आता है, वो समझ ही नहीं पाते कि ये शब्द लाए कहाँ से इस तरीके से। तब आप वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन को कंपेयर करके देख सकते हो।
अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, अगर अनुवाद में समस्या हो रही है, शब्द आपको प्रश्न जो है वो जटिल लग रहा है, तो एक बार इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिए। ओके, तो ये होता है प्रश्न को समझना। अब पुछल्ले शब्द एक बार यहाँ देख लेते हैं। पुछल्ले शब्द कैसे कैसे होते हैं, देखो, एक तो होता है सीधा सवाल, किताबी ज्ञान के आधार पर उत्तर लिखना होता है, जैसे वर्णन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, प्रकाश डालिए, उल्लेख कीजिए। तो ये सीधा नॉलेज पूछी जाती है कि इनके बारे में वर्णन कीजिए, तो उनके बारे में आप जो है वो कंटिन्यूटी में लिख दीजिए। जन्म इस समय हुआ, इन्होंने ये कार्य किया, इस आंदोलन में भाग लिया, इस समय जेल में गए, और इस समय ये नेतागिरी में इस तरीके से आए। तो वर्णन करना है उसमें, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें आपकी नॉलेज काम आएगी। जहां वर्णन की बात आए उसमें आपकी नॉलेज काम आएगी, आपका खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ओके, कुछ होता है कि किताबी ज्ञान और अपनी समझ से भी पूछा जाता है, जैसे सरलीकरण कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए। उसमें क्या होता है, स्पष्टीकरण वाली चीज में ज्यादातर चीजें आपको नॉलेज से ही देनी होंगी, लेकिन कुछ एक चीजें 30% के आसपास अपने अपने दिमाग लगा करके उसमें आपको बतानी पड़ेंगी। व्याख्या कीजिए या सुझाव दीजिए, इस तरीके से। कुछ होता है संतुलन करने वाले की विश्लेषण कीजिए, तो वहां पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट भी लिखने होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी लिखने होते हैं। विश्लेषण करने वाली बात, विश्लेषण जब बात आ जाए तो आपको एक साइड में नहीं जाना होता है, 50-50 रहना होता है। और एक इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट बात, आपको कभी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना है आंसर राइटिंग में। एक्सट्रीम इन द सेंस चरम पे नहीं जाना है, आपको किसी भी विचारधारा के हुई सिर्फ सबसे बेस्ट नहीं मानना है, ठीक है। आपको अपने भारत के संविधान को ही सबसे बेस्ट मानना है, उसके अलावा कोई स्पेशल विचारधारा, कोई स्पेशल पार्टी, उसकी तरफदारी नहीं करनी है, आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपको चरम बिंदुओं पे नहीं जाना है। भारत का संविधान ही आपके लिए सर्वोच्च है, जो संविधान में लिखा हुआ है वही सही है। उसके अलावा आपकी धर्म की क्या मान्यता है, आपकी पार्टी की क्या मान्यता है, पर्सनल भी आपकी क्या मान्यता है, वो ज्यादा मैटर नहीं करेगी। संविधान के अनुसार ही आपकी पर्सनल मान्यता होनी चाहिए। ओके, तो इसमें होता है आप जो है वो 50-50 करेंगे। आपको कुछ एक चीजें होती हैं जिनमें पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा दिखाने होते हैं, तो सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए, तर्क दीजिए, मूल्यांकन कीजिए। तो उसमें क्या है, आपको उसके बारे में पॉजिटिव चीजें जो है वो ज्यादा दिखानी होंगी। ओके, दोष अगर ज्यादा दिखाने हैं तो आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, इस तरीके के उछल्ले शब्द होते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, इसके बारे में समालोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो आलोचना करनी है कि आपको नेगेटिव पॉइंट भी बताने हैं वहां पे, पहले थोड़ा सा 2 लाइन में पॉजिटिव पॉइंट बता दीजिए, फिर उसके बाद में नेगेटिव पॉइंट भी आप बता सकते हैं। ओके, तो इस तरीके के पुचल्ले शब्द होते हैं, लेकिन आरएस परीक्षा में इतना इन पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि 10 नंबर वाले भी जितने भी सवाल होते हैं वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं, इस तरीके के होते हैं। फिर भी एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको अपना दिमाग लगाना है उसमें 50-50 लगाने की कोशिश करनी है। एक ही दिशा में नहीं जाना है, एक ही पार्टी की, एक ही विचारधारा की, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड में चले गए, संतुलन बना के रखना है आपको, ठीक है। ये अपना पुछल्ले शब्द हुए। अब जब प्रश्न को आप सटीक रूप से समझ लेते हो तो फिर आपको उत्तर की रूपरेखा बनानी होती है। अब देखो, 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले में तो क्या उत्तर की रूपरेखा बनाओगे, 2 नंबर वाले में डायरेक्ट 2 पॉइंट में रख दिया, 5 नंबर वाले में रख दिया, 10 नंबर वाले में आप बना सकते हो। उत्तर की भूमिका क्या होती है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के रूप में देना होता है कुछ भी बातें। ओके, तो इंट्रोडक्शन आपको देना होता है, जैसे कि पूछ लिया कि आज के समय पे आरक्षण व्यवस्था के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो पहले इंट्रोडक्शन के बारे में आप दे सकते हैं कि आरक्षण का मतलब क्या होता है, भारत के संविधान में आरक्षण की कहाँ व्याख्या की गई है, ठीक है। जैसे कि हमने बच्चों से अभी पूछा, कुछ समय पहले आंसर राइटिंग में पूछा कि दया मृत्यु के बारे में वर्णन कीजिए, इस तरीके से, ठीक है। या दया मृत्यु के बारे में संवैधानिक क्या प्रावधान है और हाई कोर्ट के क्या डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन आए, उन पे वर्णन कीजिए, ठीक है। तो व्याख्या करनी है, तो पहले आपको दया मृत्यु क्या है इसको डिफाइन करना होगा शुरू की 2 लाइन में, ठीक है। संविधान में या आईपीसी में उससे रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, फिर सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कितने केसेज गए हैं, लास्ट में आपको कंक्लूजन भी देना है उसमें, ठीक है। तो लास्ट में आगे की राह करके या कंक्लूजन यानी निष्कर्ष करके बोल सकते हो। तो ऐसे ही होता है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, इस तरीके से आपको 10 नंबर वाले जो प्रश्न होंगे उनमें आंसर राइटिंग करनी होगी, ठीक है। तो ये तो मेरा बोलने और समझाने का तरीका हो गया। बाकी अपनी जो मेंस की आंसर राइटिंग चल रही है वहाँ पे हम मॉडल आंसर डालते हैं, ठीक है। बच्चे जो आंसर डालते हैं वो तो है ही, हम भी मॉडल आंसर डालते हैं कि ये बेस्ट आंसर हो सकता है, इसके अनुसार भी आप आंसर लिख सकते हो। तो मॉडल आंसर में हम सारी चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उत्तर जब लिखते हैं उसमें इंट्रोडक्शन शुरुआत में उसे समझाना होता है, फिर डिटेल लिखना होता है और लास्ट में आपको कंक्लूजन करना होता है, और यही सर्वश्रेष्ठ उत्तर, ये ड्राफ्ट करना और इसमें ये लिख देना, इस तरीके से आपका सबसे अच्छा आंसर जो है वो राइट करना होता है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ उत्तर क्या होगा, जो प्रश्न में पूछा है उसी का उत्तर लिखो, वही सर्वश्रेष्ठ उत्तर माना जाएगा। उत्तर में
फ्लो बना के रखो, प्रभाव बना के रखो। ओके, हमारे आंसर राइटिंग में मैं आपको कुछ एक चीजें मैं बोलता हूँ, आरएस वाले आंसर राइटिंग में फ्लो चार्ट, डायग्राम और की पॉइंट ये सबसे ज्यादा यूज करो। ठीक है, आपसे नीति आयोग के 5 कार्यों के बारे में पूछा है तो पॉइंट बना के 5 कार्य लिख दो। थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करता है, ग्राम पंचायत लेवल पर पे कार्यों की योजनाओं को क्रियान्वयन में योगदान देता है, उसके अलावा जो वैज्ञानिक हैं उनको बढ़ावा देने की कोशिश करता है। तो ये 5 पॉइंट जो है आपको बना के लिख देने हैं बस। वहां पे एक कहानी लिखने की बजाय जैसे आप लिखते हैं कि एक बार एक कौवा था, उसके पानी की तलाश थी, वो एक पूरा पैराग्राफ टाइप में लिखते हैं, वैसा लिखने की बजाय आप चित्र बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, पॉइंट बनाओ। एग्जामिनर क्या होता है कि थका हुआ हारा हुआ होता है, वो पूरी कहानी नहीं पढ़ना चाहता है, वो देखना चाहता है कि बच्चे को नॉलेज है या नहीं है। अगर आप चित्र बना के, फ्लो चार्ट बना के वहां पे आप प्रेजेंट कर दोगे तो देखो, चित्र एक ऐसी चीज है जैसे देखते ही आपको पता चल जाता है, हाँ भाई इसको दिख रहा है सब कुछ। चित्र में आपने फ्लो चार्ट बना दिया, 5 कार्य इस तरीके से निकाल दिए, बस हो गया। अगर आप लाइन में लिखोगे यार एग्जाम को लगे क्या पढ़ना है इसमें, वहां पे देखते ही टिक लगा देगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो सामने वाला जो चेक करने वाला है, कॉपी चेक करने वाला, उसके पास में कम टाइम है, वो पहले से परेशान है, वो आपके जो पैराग्राफ लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसे बस फ्लो चार्ट, डायग्राम या की पॉइंट देखने में इंटरेस्ट है। तो कोशिश ये करना जितना हो सके उतने फ्लो चार्ट बनाना, जितना हो सके डायग्राम बनाना, जितने हो सके की पॉइंट्स बनाना। ओके, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ये तरीका यूज करना, चार्ट, डायग्राम और की पॉइंट हमेशा रखना। ओके, लिमिट का ध्यान रखना, बैलेंस बना के रखना, ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता यूज करना। ऐसा नहीं लंबी लंबी फेंकने लग जाओ, फेंकना नहीं है, झूठ भी नहीं बोलना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसे सारी तरीके की नॉलेज है। तो आप फेंक रहे हो और ऐसा समझ रहे हो कि एग्जामिनर नंबर देगा, तो ऐसा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, इजी लैंग्वेज यूज करना, आसान भाषा। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं सर कि आंसर राइटिंग में क्या हमें कठिन भाषा यूज करनी चाहिए, हिंदी के बहुत भयंकर भयंकर शब्द पटक देने चाहिए क्या, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा? नहीं, ये मूर्खता है। आपकी नॉलेज चेक की जा रही है, आपकी हिंदी ग्रामर की नॉलेज चेक नहीं की जा रही, आपकी जीएस की नॉलेज चेक की जा रही है। ठीक है, तो अगर कोई शब्द कठिन है तो मे बी एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा और आप हिंदी ग्रामर के वहां शब्द लिख रहे हो। आपकी जीएस की, जनरल नॉलेज की जो है वो वहां पे चेक किया जा रहा है, हिंदी ग्रामर का नहीं किया जा रहा है। तो जितना हो सके उतना आसान शब्द लिखना, कठिन शब्दों से बचना, कठिन शब्दों से दूर रहना, आसान से आसान शब्द लिखना, की पॉइंट में लिखना, फ्लो चार्ट बना के लिखना, डायग्राम बना के लिखना। ओके, इजी लैंग्वेज रखना और अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना, जिसमें इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन ये रखना। ओके, तो ये अच्छे आंसर राइटिंग का तरीका है। ओके, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, समय प्रबंधन अपने आंसर राइटिंग में आपको ध्यान रखनी होती है। समय प्रबंधन किस तरीके से? देखो, 3 घंटे का समय होता है, यानी 180 मिनट होती है, घड़ी वहां पे अलाउ होती है, लेकिन सवाल जो होते हैं वो काफी हो जाते हैं। जैसे कि आप देखो 25, 16 और 7, ठीक है, एक पेपर है, कोई सा पेपर 1 है शायद, तो ये कुल मिला के 50 के आसपास सवाल हो गए। अब 50 सवाल, 180 मिनट, ठीक है। अब देखो, इनमें आपको टाइम जो है वो लिमिट ध्यान रखना होगा। 2 नंबर वाले में आप ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट भी नहीं, 1.5 मिनट ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं। क्योंकि 2 नंबर वाला अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। अगर उन्होंने पूछा कि भारत के 4 समाजशास्त्रियों के नाम लिखिए, अगर आपको 4 समाजशास्त्रियों के नाम पता है, जीएस घुर्रे, एमएन श्रीनिवासन, इस तरीके से, तो आप 4 के वहां पे डायरेक्टली नाम लिख दो। नहीं पढ़ा है तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, छोड़ दो, बात खत्म। ठीक है भाई, 800 में से 350 पे आपकी जो है वो रैंक डिसाइड, वो आपकी कट ऑफ जा रही है। तो जरूरी नहीं है हर आंसर का आपको, हर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ओके, तो ये ध्यान रखना, 2 नंबर वालों पे आपको अधिकतम 1.5 मिनट का समय स्पेंड करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो एवरेज आप ये मान लीजिए 40 से 45 मिनट में आप जो है वो 2 नंबर वालों को देने वाले हैं। 5 नंबर वालों को आप 4 मिनट का एवरेज दे सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 16 सवाल आए तो 4 मिनट का आप एवरेज देंगे तो 64 मिनट या 1 घंटे के आसपास उसमें आपको जाएगा। ओके, और 10 नंबर वालों पे आप चाहें तो 8 मिनट का एवरेज दे सकते हैं, उसमें आप सोच भी सकते हो, आप एक अपनी ड्राफ्ट बना सकते हो पहले से ही, और फिर उसके बाद में अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। लेकिन 2 नंबर वालों में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। 10 नंबर वालों में क्या होता है कि आपकी खुद की एनालिटिक पावर भी चेक की जाती है। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आप क्या सोचते हैं ये भी पूछा जाता है,
तो इसमें अगर आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और अपनी तरफ से आप जो है वहाँ पे लिख के भी दे देते हैं तो आपको नंबर मिलने के चांस रहेंगे। एक चीज़ मैं क्लियर करूँ इन चीज़ों पे, यहाँ पे जब बात चली रही है करीब करीब मैं आपको बताऊँ, नॉर्मली ऐसा होता है कि 10 नंबर वाला जो बाहर क्वेश्चन है उसमें आपको हाईएस्ट 8 नंबर मिलते हैं। आप सुंदर से सुंदर बेस्ट से बेस्ट लिख देंगे ना, किताब की नो की तो उतार दोगे तो भी 8 नंबर ही हाईएस्ट देते हैं। एक तरीका बना हुआ है, बाकी दे सकते हैं 10 नंबर भी दे देने चाहिए, बट कोई भी चीज़ क्या होती है कि 100% सही नहीं होती है, इसलिए 8 नंबर 8.5 नंबर हाईएस्ट होते हैं। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक शब्द के बारे में नॉलेज है थोड़ी बहुत ही, ठीक है, महात्मा गांधी जैसे, और महात्मा गांधी से पकड़ के आपने एक पेज भर दिया पूरा, रिलेटेड पॉइंट ही लिखे वहां से, तो भले ही आपका आंसर प्रॉपरली सही नहीं है फिर भी आपको 3 नंबर 4 नंबर 2.5 नंबर इतने तो मिल जाएंगे। तो 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको छोड़ने भी नहीं होते हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा, छोड़ने भी नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो उससे कहीं ना कहीं खींच के इधर उधर बना के एक कम से कम आंसर बनाने की डिजाइन कोशिश करो, ताकि वहां पे जो एग्जामिनर होता है वो खुद मार्क्स भी देना चाहता है, ठीक है। वो आपने अगर 5 लाइन लिखी है और महात्मा गांधी की भले आलोचनात्मक पूछा है और आप आलोचना भी नहीं लिख पाए तो भी मार्क्स आपको देगा वो, 1.5 2 2.5 मार्क्स देगा, और 2 मार्क्स भी काफी वैल्यू रखते हैं। ओके, तो 10 नंबर वाला छोड़ना नहीं है, आपको कोशिश करनी है 10 नंबर वाला हमेशा आपको लिखना है। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। एक हमेशा मैं बोलता हूँ कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाओ, जो पूछा है वही लिखो, आसान भाषा में और सुंदर हैंड राइटिंग का प्रयोग करते हुए लिखो। देखो हैंड राइटिंग वाला इश्यू बहुत ज़्यादा आता है, मैं काफ़ी बार बच्चों से बोल चुका हूँ कि अपनी हैंड राइटिंग सुधारो, मैटर करती है। भाई सामने वाला एग्जामिनर है, उसके सामने एक घिसी पिटी हैंड राइटिंग में, भले ही नॉलेज है अच्छी बात है, बट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव होता है। अच्छी हैंड राइटिंग में अच्छा सा डायग्राम बना के, अच्छा सा फ्लो चार्ट बना के, की पॉइंट के द्वारा आपने आंसर लिखा है तो वह सामने वाले को अच्छा लगेगा और तुरंत वो आपको मार्क्स देने की कोशिश करेगा। आपको नॉलेज है लेकिन आप जो है वो डॉक्टरी भाषा में लिख रहे हो, पता नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हो, सामने वाला कोशिश करेगा यार ठीक है नॉलेज तो है बट हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश वाले भी होते हैं वो डॉक्टरी भाषा में लिखने लग जाते हैं। कोशिश करो हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की अगर बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें तरीका बता दूंगा कि शब्दों को किस तरीके से सीधा बनाया जाता है, किस तरीके से गैप देना होता है, वो सब प्रैक्टिस से आता है। अब हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बट मेरा सजेशन ये भी रहता है सभी बच्चों से, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो लेकिन साथ साथ में अपने सेल्फ नोट्स बनाओ और सुंदर नोट्स बनाओ, ताकि जब आप एग्जाम में जाओ उससे पहले उसे रिवाइज करके जाओ, अपने नोट्स को रिवाइज करके जाओ और आंसर राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस वहां पे हो जाएगी क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखाते तो है नहीं, लेक्चर जब रिकॉर्ड करते हैं तब सारी चीजें आपको समझाने पे ध्यान देते हैं ताकि टाइम जो है वो आपका कंज्यूम ना हो, आपका टाइम बच जाए। लेकिन आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी ही होगी और हैंड राइटिंग को आपको सुधारना ही होगा, हैंड राइटिंग मैटर करती है। ओके, की पॉइंट्स के माध्यम से लिखना है, फ्लो चार्ट आसान है, बैलेंस बना के चलें, शब्द सीमा का ध्यान रखें, कठिन वाक्यों का प्रयोग ना करें। आरपीएससी ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? देखो आरपीएससी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो है न्यू इंडियन भारत निर्माण, वहाँ पे आप जाएंगे, आरएएस का फुल कोर्स है प्री और मेंस का जिसमें टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वहाँ पे स्ट्रेटर्जी करके एक फोल्डर है, स्ट्रेटर्जी फोल्डर में एक जगह पे मैंने सिलेबस को डिफाइन किया है शुरू में, तो सिलेबस में प्रीलिम्स का और मेंस का डिफाइन किया हुआ है। एक जगह पे ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन उनकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कराई हुई है, तो वहां पे मैंने टॉपर्स की कॉपी भी आपको उपलब्ध कराई है और ओल्ड ईयर्स के जितने भी मेंस से रिलेटेड पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 के क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको वहां पे डाला हुआ है। और डाउनलोड करने के लिए वहां पे मैंने गूगल ड्राइव लिंक दी हुई है अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो वहां अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके गूगल ड्राइव लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ किस तरीके से डाउनलोड करनी है, तो ये अपना जो है वो आपको आरपीएससी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। ओके, हम बात कर रहे हैं हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है, काफी बार बता दिया, प्री मेंस कंप्लीट कराई जा रही है नाम मात्र फीस में, वो फीस जिस फीस में आप किसी भी कोचिंग में 3 दिन के लिए नहीं जा सकते हो, सिर्फ 3 दिन तक भी आपको नहीं घुसने देंगे, उस फीस में हम उनसे अच्छा करा रहे हैं, ठीक है। हमारा मोटो ये नहीं है कि पैसे कमाने, हमारा मोटो इस बार हमने ये रखा है कि पहले ही प्रयास में हम 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन कराएं, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा कम से कम जो 3 लाख से ऊपर बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उनमें से 10,000 बच्चे हमारे द्वारा पढ़े हुए हों, उनमें से करीब करीब 2,000 बच्चे जो हों प्रीलिम्स तक क्लियर कर पाएँ, 500 तक जो है वो मेंस क्लियर करें और 100+ जो विद्यार्थी हैं वो फाइनल रैंकिंग तय करें। फाइनल यानी 1,000 अगर वैकेंसी आए तो उसमें से 10% हमारे न्यू इंडिया से निकल के जानी चाहिए। भले ही कोई विद्यार्थी गरीब हो,
ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप गरीब हैं, इतनी कम फीस भी नहीं दे सकते हैं, तो भी हमें बताइए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, कोई ना कोई आपको सुविधा देंगे। ओके, पहली बात, हमने फीस ऐसी रखी ही नहीं है ताकि आपको ऐसा सोचना पड़े। ठीक है, बाकी आप जानते हैं सारी चीज़ें, खुद से बेहतर तरीके से जानते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं और आपके कोई दोस्त आपसे पूछ रहा हो, तो आप उनको सजेशन कर सकते हो। हम कभी नहीं बोलते कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बट एक चीज़ ध्यान रख सकते हो आप कि कोई आदमी मेहनत कर रहा है, तो अपने हिसाब से आप जो है वो दूसरे विद्यार्थियों को रिकमेंड कर सकते हो। ओके, आरएस मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हमारे द्वारा एवरी संडे कराई जा रही है। हम सप्ताह में सोमवार, मंगलवार या बुधवार किसी एक दिन हमारा जो एक फॉर्मेट बनाया हुआ है क्वेश्चंस का, वो हम वहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं। उसमें क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 नंबर वाला, 5 नंबर वाला और 10 नंबर वाला। संडे को शाम को 8 से 9 बजे हमारी जो चैट ग्रुप है, जिसमें सारे के सारे आरएस वाले विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, राइट नाउ 1200 से हैं, 1200 के आसपास हैं, और आगे और जुड़ते जाएंगे। जो भी आरएस वाले विद्यार्थी हैं वो शाम को 8 से 9 बजे के बीच संडे के दिन अपना आंसर वहाँ सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम उन्हें चेक करके फिर से सारी एक जगह पे डालते हुए हम उसी ग्रुप में पटक देते हैं, ताकि आप वहाँ एवोल्यूशन कर सकें कि हमने कहाँ गलती की है, और उसके साथ में मॉडल आंसर भी हम डाल देते हैं। तो मॉडल आंसर मिल जाते हैं, कॉपी चेक्ड बाय मार्किंग योर मिस्टेक। जो भी आपकी गलतियाँ होती हैं उन्हें मार्क भी कर दिया जाता है कि यहाँ पे शब्द सीमा कम करो, यहाँ पे आपने ये गलती कर दी तो गोला लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे द्वारा कराई जा रही है। मोस्ट ऑफ दी जो है वो हिंदी वाली है, बट अगर आप इंग्लिश मीडियम से और इंग्लिश में आंसर राइट करते हो तो इंग्लिश का भी आंसर राइट चेक किया जाता है। आपकी भी जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें वहाँ सुधार करने की कोशिश की जाती है और आपको वहाँ सजेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये अपना जो है वो अपना प्रयास रहेगा आगे आने वाले टाइम पे। और ये अपना एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसका नाम है न्यू इंडिया नव भारत निर्माण। रेटिंग काफ़ी अच्छी है बच्चों के द्वारा, क्योंकि मिनिमम फीस पे जो है आपको मिला है। उसके अलावा ये अपने नंबर है 8955248107, 7427080396, 7023166962। ये अपने नंबर हैं, तो इन पे आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, और नीचे की साइड में आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उन पे आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी इंक्वायरी लेनी हो। अपना iOS ऐप अगर आपको डाउनलोड करना है तो माई इंस्टीट्यूट नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ऑर्गेनाइजेशन कोड लगाना है आपको TECHA। ठीक है, कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर कि छोटी स्क्रीन पे देखने में हमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अपना गूगल क्रोम खोलिए, वहाँ पे www.technicalavara.com डालेंगे, अपना मोबाइल में OTP आएगा, मोबाइल नंबर मांगेगा। पहले आपको कोर्स जो है परचेज करना होगा एप्लीकेशन में, फिर उसके बाद में आप technicalavara.com पे जाके वो वीडियो चला सकते हो और वहाँ पे लेक्चर देख सकते हो बड़ी स्क्रीन पे। ओके, तो इस तरीके से हमारे द्वारा जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ बच्चों के मैंने यहाँ पे प्रशंसा पत्र डाले हुए हैं, जैसे कोई खुशबू वाला स्टूडेंट है, उन्होंने कि वीडियो लेक्चर्स आर सुपर, PDF नोट्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, मोटिवेशनल मूवीज एंड डॉक्यूमेंट्रीज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, 70% इज फ्री फॉर ऑल। ठीक है, तो ये तो हमने शुरू से ही किया था और हमारा कोशिश थी कि जितना हो सके आपके लिए फ्री प्रोवाइड किया जाए, लेकिन बेसिक चीज़ें और सिस्टम को बनाए रखने के लिए मिनिमम फीस रखना जरूरी है। ठीक है, पहला उद्देश्य यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों। ठीक है, पैसे कमाना हमारा उद्देश्य में नहीं है। रेखा कुमारी का दिस ऐप इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज द वे ऑफ टीचिंग इज रियली अप्रिशिएटेबल, कंटेंट इज बेस्ट, अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इजीली। ठीक है, और यहाँ RS वाले विद्यार्थी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो RS के लिए हमारे द्वारा बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। अब आपके फ्रीक्वेंटली आज सवाल, और हमारा जो ये नीचे की साइड में मैंने अपना RS का जो पेपर आता है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए, पेपर 2 यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है। तो इस तरीके से मैंने रैंडम रोल नंबर लिख दिया है कोई भी। ठीक है, यहाँ पे नाम लिखना होता है शुरुआत में, तो कोई भी आपने नाम लिख दिया। डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है, कोई भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी होगी वो लिखनी होगी। आपके पिताजी का नाम लिखना होता है, आपको साइन करने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो भी यहाँ पे दोबारा से वही गोला भरने होते हैं, रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे गोला भरने होते हैं। ओके, इस तरीके से। और यहाँ वो अपना जो कमरे में जो इन्विजिलेटर होता है, जो आपको चेक करने वाला होता है, तो वो अपने दस्तखत यहाँ पे करता है, वो चेक करने के बाद में करता है। ओके, तो ये अपनी RS मेंस की पेपर 2 की कॉपी है, जिसमें देख लेते हैं सवाल किस तरीके से। ये बहुत सारे निर्देश हैं, निर्देश मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आंसर राइटिंग की बात चल रही है तो ये अब देख लेंगे। प्रश्न पत्र पुस्तिका में प्रश्न हल करने से पूर्व उसके संलग्न OMR पत्रक को भली प्रकार से भर लें, तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में से जो है वो वहाँ पे पेपर आता है, आप उसी भाषा में लिखें जहाँ पे आपने उत्तर देना है, जिस भाषा में आपको उत्तर देना है। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर निर्धारित शब्दों की सीमा से अधिक नहीं लिखना चाहिए, इसका उल्लंघन करने पे अंक काटे जाएंगे। तो जितना सीमा है, शब्द सीमा, उतने में ही आपको लिखने हैं, उससे अधिक उल्लंघन कर रहे हैं तो अंक काटे जाएंगे। अगर एक्स्ट्रा लिख रहे हो तो आपके अंक काटे जाएंगे। ओके,
किसी प्रश्न का उत्तर प्रश्नोत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही लिखें, वहीं पे लिखें। रफ कार्य के लिए भी काफी जगह दी गई है। और नाम, पता, दूरभाष, देवताओं के नाम, अन्य कोई, ये शब्द आपको लिखना नहीं है, नहीं तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है प्रत्येक पृष्ठ पर बनाई गई बॉर्डर लाइन से बाहर उत्तर नहीं लिखना है। बॉर्डर लाइन के बाहर लिखे गए उत्तर को जांचा नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना, जो बॉर्डर है उसी में लिखा जाएगा। बॉर्डर में दिखा देता हूं, इस तरीके से ये बॉर्डर है। अगर यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो तो नहीं चेक किया जाएगा, यहीं पे चेक किया जाएगा। इस जगह पे जो आप लिख रहे हो वही चेक किया जाएगा। ओके, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभ्यर्थी सीलबंद लिफाफे प्रदान किए गए। ओके, उसके अलावा ये सारी चीजें हैं और कतिपय सूचनाएं पूर्व मुद्रित हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है, नीले बॉल पेन का सावधानी पूर्वक भरें। ओके, अब यहाँ पे नीला बॉल पेन लिखा हुआ है, ठीक है, नीला बॉल पेन। एक ही तरीके का पेन यूज कर सकते हैं। और अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें जेल पेन भी अलाउ कर दिया गया था, वो भी नीला वाला, नीला जेल पेन भी अलाउ कर दिया गया था, ठीक है। उसके अलावा यही होता है। और उसके अलावा आपको घड़ी भी अलाउ होती है, और चाहे तो वहाँ पे आप जो है फुटा वगैरह या जो होते हैं स्केल वगैरह वो आप ले जा सकते हैं, वो अलाउ होता है। तो ये बेसिक निर्देश हैं, बट ये मेन चीज है, बॉर्डर लाइन से बाहर आपको लिखना नहीं है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, उससे ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, तो देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होता है हिंदी में और इंग्लिश में, यहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है, जो पूछा है उसी का डायरेक्ट लिखना है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, आपको सीधा सीधा आंसर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बेसिकली यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा आपके फ्रीक्वेंटली आज सवाल हैं, उन सब का मैं आंसर दे देता हूँ। शब्द सीमा का कैसे पता चलेगा? पता चल जाएगा, खाली गैप उतना ही दिया हुआ है, उसे पता चल जाएगा। 2 मार्क्स वाले में 2 लाइन में, 5 मार्क्स वाले में 5 लाइन में, 6 लाइन में, बस उससे ज्यादा नहीं, 6 लाइन में बस, उससे ज्यादा नहीं। ओके, लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं? ये प्रैक्टिस से होती है, कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के हो नहीं सकता। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। हमारे द्वारा हर संडे आंसर राइटिंग कराई जा रही है, तो उसका फायदा उठाइए और कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग कीजिए। क्या एग्जामिनर हर शब्द पढ़ता है? देखो, हो सकता है पढ़ता भी हो, बट आप खुद से सोच के देखिए, आपके सामने 100 कॉपी है और आपको उन कॉपीज को चेक करना है, और एक ही तरीके से सवाल, एक ही तरीके का उत्तर उस तरीके से। तो क्या आप सब शब्दों को पढ़ोगे? क्या नहीं पढ़ोगे? कोई भी नहीं पढ़ेगा। वो साइकोलॉजिकल उस तरीके से होता है। वो एग्जामिनर बस वो देखना चाहता है कि उसने की पॉइंट लिख दिया या नहीं लिखे। बस उसने अगर की पॉइंट लिखे हैं तो वो मार्क्स दे देगा, की पॉइंट नहीं लिखे हैं तो नहीं देगा। बस सीधी सी बात ये है। जो सवाल में पूछा हुआ है, ऐसा होता है एग्जामिनर के पास में, कॉपियां होती हैं। उसके अलावा आरपीएससी के द्वारा डिजाइन किया गया मॉडल आंसर होता है, ठीक है। उससे देख के उसे बोला जाता है कि इस तरीके से आप चेक कर लो। बाकी अपने हिसाब से दिमाग लगाना चाहो तो वो बात अलग है, बट मॉडल आंसर भी दिया जाता है आरपीएससी के द्वारा। तो वो की पॉइंट देखने की कोशिश करता है बस, बाकी क्या लिखा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। ओके, हर शब्द नहीं पढ़ता है। क्या पूरा आंसर देखता है? मेरे हिसाब से नहीं देखता है। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि जितना हो सके उतना फ्लो चार्ट, डायग्राम और की पॉइंट बनाओ, ताकि एग्जामिनर देखते ही तुरंत मार्क दे। अगर आपने फ्लो चार्ट, डायग्राम और की पॉइंट में लिखे हैं ना, तो उसे चेक करना बहुत आसान लगेगा और तुरंत वो आपको मार्क्स देगा। ओके, हैंड राइटिंग मैटर करती है क्या? यस, हैंड राइटिंग मैटर करती है। अच्छी और सुंदर हैंड राइटिंग होनी चाहिए। कैसे सुधारें? ये तो प्रैक्टिस के साथ में होगा आपका, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, हमारे द्वारा जो प्रैक्टिस कराई जा रही है वो, और हैंड राइटिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कोशिश करना उसे फॉलो करने की। चित्रों, डायग्राम, ये सब प्रयोग करना है, काफी बार बताया, यूज करना ही है। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं क्या? यस, ऐसा हो सकता है कि कुछ एक शब्द ऐसा जो हिंदी में काफी कठिन है और आपको उसका इंग्लिश शब्द याद है, ठीक है। रेल को आप वहां पे द्रुतगामी नहीं बोलोगे, लोहपथ द्रुतगामी नहीं बोलोगे। रेल को आप वहां रेल लिख सकते हो, ट्रेन लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ट्रेन इस तरीके से लिख दोगे आप, कोई इश्यू नहीं है। बहुत सारे जैसे अपना साइंस में होता है कि जो वायरस वगैरह, अब वायरस शब्द है, वायरस का अपने आप में ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन ऐसे आप विषाणु लिखने के बजाय वायरस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीच बीच में आप कहीं ऐसे भी लिख सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका वायरस जो है इस तरीके से लिख सकते हो, बट इस तरीके से लिखो, इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिखो तो और भी ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी मीडियम से लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि 10 सवाल आपने हिंदी में लिख दिए और 10 सवाल आपने इंग्लिश में लिख दिए, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, आप जो है अगर हिंदी मीडियम से ही लिख रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी मीडियम से ही लिखना होगा। ओके, कुछ एक बोल रहे हैं सर पेपर 1 को हिंदी में दे दूं, पेपर 2 को इंग्लिश में दे दूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिस तरीके से आपने जिस मीडियम में पेपर 1 दिया है उसी मीडियम में आपको पेपर 2 देना होगा। ओके, एग्जाम के शुरुआत में पूरा प्रश्न देखें, पूरा प्रश्न पत्र देखें क्या? देखो, आप चाहो तो 2 मिनट में एक सरसरी निगाह डाल सकते हो, लेकिन उस पर 10 मिनट नहीं लगाना है आपको, ठीक है। 2 मिनट में आप देख लो कि हाँ भाई ये सवाल मुझे आता है, ये सवाल आता है तो मैं ये कर लूंगा, उस तरीके से आप देख लो। लेकिन
आपको ऐसा नहीं है कि यार ये आता है तो इसको पहले शुरू करूं, ये इसको पहले शुरू करूं, ऐसा 10 मिनट नहीं लगाने, 2 मिनट में जस्ट ओवरव्यू करो और शुरुआत जहां से करो जहां से जौन सा सवाल आपसे आ रहा है। क्या सभी सवाल सॉल्व करने जरूरी है? पहले कौन से सवाल सॉल्व करें? पहले वो सवाल सॉल्व करो जो आपको आ रहे हैं, बात खत्म। ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं 2 नंबर वाले सवाल में अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप छोड़ भी सकते हो, बिल्कुल ही कोई अंदाजा नहीं है तो छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत अंदाजा है तो लिखने की कोशिश कर लो, क्योंकि 2 नंबर में 2 पॉइंट लिखने लिख दीजिए। ठीक है, बाकी गलत होंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है। क्या सभी सवाल सॉल्व करने? ऐसा नहीं है, कोई भी टॉपर सभी सवाल सॉल्व नहीं कर पाता है, बट आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादातर सवालों को आप अटेम्प्ट कर सकें, ये आपको कोशिश करनी है। अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है, उसके बारे में कोई क्लू भी नहीं पता है आपको, तो आप उसे छोड़ दीजिए, उसमें फिर लंबा चौड़ा झूठ भी मत डालो आप, क्योंकि फिर उसे गलत इंप्रेशन जाता है, एग्जामिनर को बुरा लगता है कि यार सवाल आता भी नहीं और झूठ भी बोल रहा है, इस तरीके से कभी कभी बुरा लगता है। ठीक है, तो सभी सवाल सॉल्व करने की कोशिश करनी है, थोड़ा बहुत पता है तो उसी के सहारे से आप बढ़ाओ, उसमें लिखो, क्योंकि अगर 5 नंबर में आप कुछ भी पता है नीति आयोग के बारे में, भले नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, यही आपने लिख दिया, भले ही उसमें कार्य पूछे हैं तो भी आपको 1 नंबर दे देगा, कार्य आपने नहीं लिखे तो भी आपको 1 नंबर तो दे ही दे देगा। ठीक है, इस तरीके से कोशिश ये करो, जो नॉलेज है वो तो कम से कम वहां पटक ही दो, बट मेन ध्यान ये रखना है कि जो सवाल पूछा है वही लिखने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है तो जो नॉलेज है वो पटक दो, 5 में से 1 नंबर मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा, काफी है। 10 में से अगर 1 नंबर भी मिल जाएगा, अगर कुछ भी नहीं है जो है ना, वो 0 की बजाय 1 नंबर होना भी अच्छी बात है। क्या सभी सवाल सोल्व करने? ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है सभी सवाल सोल्व करें। सबसे पहले जो आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कर दो, उसके बाद में जो आधे अधूरे आते हैं उनमें आप लिख दो, और जो बिल्कुल नहीं आते हैं उन्हें आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झूठ लिखना लंबा चौड़ा तो एग्जामिनर गलत। पिछले शब्दों को कैसे समझे मैंने आपको बता दिया, अच्छा उत्तर कैसे लिखें मैंने बता दिया, सवाल को अच्छे से समझो, पूरा उसका ड्राफ्ट बनाओ और आंसर लिख दो। ड्राफ्ट बनाने में क्या होता है, अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है, मेन बॉडी होती है और उसका कंक्लूजन होता है। टाइम मैनेजमेंट बता दिया, मेंस की टेस्ट सीरीज कैसे और कहाँ ज्वाइन करें, हमारे द्वारा सबसे आसान तरीके से आपको टेस्ट सीरीज कराई जा रही है और बेस्ट तरीके से आपको वहाँ मिल जाएगा। बाकी आपको एक चीज स्पेशल बता दूं कि अगर आप आरएस का कोर्स लेने जाओगे, ऑफलाइन लेने जाओगे तो प्रीलिम्स का ही मिलेगा 40-45 हज़ार का, मेंस का मिलेगा 50-60 हज़ार रुपए का, तो ये तो कोर्स का ही होगा। टेस्ट सीरीज कहीं पे भी ज्वाइन कर लेना, ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, 5-6 हज़ार से कम तो प्रीलिम्स की नहीं मिलेगी, और मेंस की अगर जाओगे तो 12,000-15,000 की मिलेगी। हम यहाँ पे मिनिमम प्राइस में आपको 2,500, 3,000, 4,000 में आपको बेस्ट तरीके से प्रीलिम्स और मेंस का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। ठीक है, और आपको टारगेट समझ में आ गया होगा, अपना फाइनल टारगेट है 100+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिलवाना। ओके, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें, टॉपर्स की कॉपी देख लें एक बार, पुरानी ईयर्स के प्रश्नों में आप आंसर राइटिंग कर लें, और हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज कराई जा रही है। कट ऑफ कितनी रहती है बता चुके हैं, ठीक है, मतलब 327, 350, 800 में से तो समझ लीजिए 40%, 45% के आसपास में, बट आपको कोशिश ये करनी है कि 400+ मार्क्स लेके आने किसी भी कंडीशन में। हमारे द्वारा आपकी किस प्रकार मदद की जाती है, प्री मेंस कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, आंसर राइटिंग प्रोवाइड की जा रही है, और इससे ज़्यादा तो आप कोई करा भी नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हम तो इतना करा रहे हैं कि आपको घर बैठे थाली में आपको पूरा पूरा भोजन प्रोवाइड करा रहे हैं, आप तो बस उसे फॉलो कर लो। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो हम करा रहे हैं ना, सिर्फ उसी को 3, 4 या 5 बार रिवाइज कर लेना। हमारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें शुरुआत में कुछ नहीं आता था, पॉलिटी का मतलब भी नहीं पता होता था, आज वो आंसर राइटिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं, आप उनकी कॉपी देखेंगे तो बड़े बड़े कोचिंग वाले विद्यार्थी भी उनके जैसे आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। आप जो है कॉपी देख लेना, आपको मिल जाएंगी अपने एप्लीकेशन पे अपने स्टूडेंट्स की, और मॉडल आंसर की कॉपी जो है हम यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने आरएस मेंस एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी इस परीक्षा में, उसकी आंसर राइटिंग का जो सारे सवाल थे उनके मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। ठीक है, उनके सबके आपको उत्तर मिल चुके हैं। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर वगैरह तो पता ही है, हमारे बता चुका हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, और यूट्यूब पे अगर ये वीडियो डली हुई है तो वहाँ पे आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन न्यू इंडिया नव भारत निर्माण वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद,